गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर जो आप अपनी GSTR 1 की रिटर्न भरते हैं, अब उस रिटर्न के अंदर दो नए टेबल्स आप सबको पता है जनवरी 2024 से जो है वो अवेलेबल करा दिया गया है, टेबल नंबर 14 और टेबल नंबर 15। और इसको लेकर के अब जीएसटी पोर्टल के अंदर एक डिटेल्ड एडवाइजरी आ गई है, जिसको फटाफट से समरी में बहुत ही अच्छे से समझ जाइएगा, नहीं तो आपकी GSTR 1 गलत हो सकती है। तसल्ली से सुनिएगा, एक एक बात क्लियर हो जाएगी और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी सिवाय हमारे लाइव सेशन के। अब इसमें आप देखिए टेबल वाइज डिटेल क्या कहता है। इसमें जो है टेबल वाइज डिटेल, ये टेबल 14 की भी बात करता है और जो हमारा टेबल 15 है दोनों की बात करता है। अब सिचुएशन को समझने के लिए ना एग्जाम्पल के साथ पहले इस केस को समझ लीजिए कि किस तरीके से कौन से पर्सन को क्या रिपोर्टिंग करनी है। मान लीजिए यहाँ है रामू। रामू कौन है? रामू है आपका सप्लायर। ठीक है, ये सर्विस दे रहा है या सप्लाई कर रहा है। यहां पर बीच में है इको। इको कौन? ई कॉमर्स ऑपरेटर। चाहे ये सेक्शन 52 वाला हो, चाहे ये सेक्शन 95 वाला हो। सर ये 52 95 क्या होता है? 52 और 95 का मतलब होता है कि टीसीएस कलेक्ट किया गया, और 95 का मतलब होता है वो इको जो आपकी सर्विस के ऊपर टैक्स भरने के लिए लायबल है। शॉर्ट में यही समझिए। इको का मतलब हो गया ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। जैसे एग्जांपल ले लीजिए 95 वाले के लिए जोमेटो, 52 वाले के लिए ले लीजिए अमेजन। ठीक है, ये जो सप्लायर है ये ऐसे इको के साथ बिजनेस करता है, और इस इको के थ्रू जब ये रामू सप्लाई कर रहा है तो यहां बैठा है श्यामू। ठीक है, ये इसे सप्लाई कर रहा है थ्रू दिस ई कॉमर्स ऑपरेटर। ये है पूरी सिचुएशन। अब सवाल ये है कि रामू जो सप्लायर है वो अपनी GSTR 1 में कौन सी टेबल भरेगा, और ये इको अपनी GSTR 1 में कौन सी टेबल भरेगा। पूरे की पूरी कहानी इसी पे घूमेगी। और ये जो GSTR 1 भरी जाएगी, इससे इसके 3B में कहा इंपैक्ट आएगा और इसके 3B में कहा इंपैक्ट आएगा। क्लियर? हाँ सर क्लियर। अब देखिए एक एक करके टेबल एनालाइज करते हैं। हमारे एग्जांपल में रामू है सप्लायर, ई को बीच में है, श्यामू है रेसिपिएंट। ध्यान में रखिएगा, भूल मत जाइएगा। अब देखिए टेबल 14A क्या कहता है। ये कहता है डिटेल्स ऑफ सप्लाईज मेड थ्रू इको। जो रामू ने सप्लाई करी है ई कॉमर्स के थ्रू, जोमेटो या अमेजन के थ्रू, ये कैसे डिसाइड होगा जोमेटो या अमेजन? वो आपको देखना होगा 52 है या 95। अगर 52 है तो अमेजन। क्या लिखा है यहां इन्होंने? मेड थ्रू इको ऑन विच इको इज लाइबल टू कलेक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 52। यानी कि रामू ने थ्रू अमेजन कोई सप्लाई करी है तो उस डेटा को सप्लायर रिपोर्ट करेगा। देखिए यहां इन्होंने क्या लिखा है, सप्लायर टू रिपोर्ट। तो GSTR 1 जब रामू अपना भरेगा तो वो टेबल 14A के अंदर जो इसने सप्लाई करी है, मान लेते हैं रामू ने अमेजन के थ्रू श्यामू को सेल करा है 1,000 रुपए का कोई प्रोडक्ट 12% का, तो ये जो आपने इनवॉइसिंग करी होगी ये आपको डालना है टेबल 14A के अंदर। क्लियर हो गई बात? हाँ बिल्कुल क्लियर हो। अच्छा, अब ये जो अमाउंट है, अब इसमें सवाल ये आता है कि जब टेबल 14A के अंदर ये फिगर जाएगा, जब ये टेबल 14A के अंदर फिगर जाएगा तो क्या इस टेबल 14A से इस रामू की लाइबिलिटी बनेगी? टैक्स लाइबिलिटी किसके बनेगी? तो आप जब सेक्शन 52 पढ़ेंगे तो वहां पर ये क्लियरली मेंशन है कि आप जब कोई भी सप्लाई करते हैं ऐसे ई कॉमर्स ऑपरेटर के साथ जो सेक्शन 52 में है, तो उसमें आपकी ही लाइबिलिटी होती है टैक्स पे करने की। अमेजन की क्या लाइबिलिटी है? वो तो आपका टीसीएस काट के जमा कर देगा, कहानी खत्म। लेकिन 95 वाले में कहानी थोड़ी चेंज होती है, तो वो 14B में आएगा। तो 14A सिंपल है, आपको सिर्फ रिपोर्टिंग करना है कि अमेजन के थ्रू आपने कितना माल बेचा है। और इसी बिल को आप अगर मान लेते हैं रामू ने जो श्यामू को बेचा है, श्यामू अब यहां पर B2B भी हो सकता है, ये B2C भी हो सकता है, तो इसको कहीं और भी दिखाना है क्या? जी हाँ, आपको एप्रोप्रिएट टेबल में, इनवॉइस लेवल एप्रोप्रिएट टेबल में तो दिखाना ही होगा, क्योंकि यहां से आपकी लाइबिलिटी नहीं बनेगी, ये सिर्फ रिपोर्टिंग पर्पज के लिए। लाइबिलिटी तो आपकी B2B या B2C से ही बनेगी।
तो आपको ऊपर B2B या B2C या जो भी कॉलम में एप्लीकेबल है, जिस कैटेगरी का सेल है, वहां पर आपको ऐड करना है। मतलब इस 1000 रुपए को दो जगह रिपोर्टिंग करनी है। टेबल 14A में, जहां पर आपको अमेजन के जीएसटी नंबर के साथ टैग करते हुए ये 1000 रुपए डिक्लेयर करने। लाइबिलिटी नहीं बनेगी, फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपकी लाइबिलिटी टेबल 4B 4C जो आपका B2B और B2C वाला कॉलम होता है वहीं से बनेगी। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। देखिए यही बातें इन्होंने लिख करके कही। द इको जीएसटीएन वाइज समरी ऑफ द सप्लाईज, जीएसटीएन वाइज ऑफ इको, उस लेवल पे जाकर के आपको इस टेबल में डेटा जो है वो रिपोर्ट करना है। और जिसकी लाइबिलिटी आपने ऑलरेडी टेबल 4 से लेके टेबल 10 में डिक्लेयर कर रखी है, तो दो जगह रिपोर्टिंग आपकी करी जाएगी। यहां से कोई भी टैक्सेबल वैल्यू या टैक्स लाइबिलिटी जो है वो आपके 3B में नहीं जा रहा है। इसका मतलब यहां से आपकी कोई भी लाइबिलिटी नहीं बनती है। तो इस बात को कंफ्यूजन में नहीं रखना है कतई। अब आते हैं अमेजन के बाद, यही रामू अब जोमेटो की सर्विस ले रहा है, मतलब रेस्टोरेंट में काम कर रहा है। तो यहां सिचुएशन थोड़ा सा चेंज होता है। अगर रामू ने अगर रामू ने जोमेटो के थ्रू अपने रेस्टोरेंट की चाउमीन की सर्विस दी है श्यामू को, चाउमीन बेचा है इसने, नूडल्स बेचा है रामू ने, सप्लाई है रामू का, लेकिन 9(5) ये कहता है कि इस सप्लाई पे टैक्स डीम्ड सप्लायर भरेगा, और डीम्ड सप्लायर है जोमेटो। क्लियर हो गई बात? तो जोमेटो जब इस सप्लाई के ऊपर टैक्स भरेगा तो इसके 3B में फिगर जाना चाहिए। अब 3B में जाएगा कैसे, तो वो बताएगा 14B में। देखिए क्या लिखा है इन्होंने। इन्होंने ये लिखा है, डिटेल्स ऑफ द सप्लाईज मेड थ्रू इको ऑन विच कॉमर्स ऑपरेटर आर लायबल टू पे टैक्स। यहां लाइबिलिटी किसकी है, जोमेटो की या ई कॉमर्स ऑपरेटर की। रिपोर्ट किसे करना है, सप्लायर को ही रिपोर्ट करना है। सप्लायर जैसे ही रिपोर्ट करेगा वो डेटा अपनी GSTR 1 में भरेगा, रामू जैसे ही ये टेबल भरेगा, जोमेटो के GSTR 3B में कुछ नहीं होगा, बल्कि रामू का जो GSTR 3B है उसके अंदर आपको टेबल 3.1.1 दिखता है, जो 9(5) वाली रिपोर्टिंग की बात करता है। और उसमें दो रिपोर्टिंग टेबल्स हैं, एक में वो कहा जाता है जहां पर ई कॉमर्स की टैक्स लाइबिलिटी बननी है, और दूसरा टेबल है जहां पर सिर्फ रिपोर्टिंग पर्पस के लिए सप्लायर का डेटा जाएगा। तो टेबल 14B से आपका टेबल 3.1.1 सब कॉलम 2 जो है वो ऑटो पॉपुलेट होगा, जहां से ये मालूम चलेगा कि अच्छा आपने, रामू ने जोमेटो के थ्रू इतनी की सेल करी है। बस रामू की लाइबिलिटी नहीं बनेगी, क्योंकि जब आप 3B का ये वाला टेबल देखोगे तो यहां पर टैक्स कंपोनेंट जो है वो फ्रीज रहता है, वहां पर कोई फिगर नहीं जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवाइजरी है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। और आपको अगर सेक्शन 52(9)(5) समझ नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि आपने अभी तक हमारा जीएसटी का फुल कोर्स जो है वो नहीं लिया है। तो अगर आप फुल कोर्स लेना चाहते हैं और इन चीजों को डिटेल में समझना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप जीएसटी का फुल कोर्स ले सकते हैं, जिसमें 180 घंटे से ज्यादा की क्लासेस जो हैं वो आपको प्रोवाइड की जाती हैं, जिसके अंदर आपको एक एक सेक्शन जो है वो डिटेल्ड एनालिसिस के साथ बताया जाता है। अब आगे अगर बात करें तो ये तो बात हो गई सप्लायर जो रिपोर्ट कर रहा है उसकी बात। टेबल 14 सिर्फ और सिर्फ रामू के लिए है। जोमेटो या अमेजन क्या करेगा, तो देखो अमेजन वाले को GSTR 1 भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जब इन द कैपेसिटी ऑफ TCS काम कर रहा है तो उसके लिए GSTR 1 नहीं है, उसके लिए तो GSTR 8 है, तो उसको GSTR 1 में जाने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन जो जोमेटो वाला है, चूंकि वो डीम्ड सप्लायर है, तो उसे GSTR 1 भरना जरूरी है। यानी कि वो इको जो 9(5) के अंतर्गत आता है उसके लिए है टेबल नंबर 15, जो कहा गया है डिटेल्स ऑफ द सप्लाईज मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर ऑन विच ई कॉमर्स ऑपरेटर इज लायबल टू पे टैक्स अंडर 9(5). और इसे रिपोर्टिंग कौन करेगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर वाला, जोमेटो वाला रिपोर्ट करेगा। जैसे ही ये टेबल 15 में रिपोर्ट करेगा,
जैसे ही जोमेटो वाला GSTR1 में ये फिगर डालेगा कि हमने फलाने रामू का नूडल की सर्विस दी है श्यामू को, तो 95 कहता है टैक्स किसे भरना है, जोमेटो को। तो जोमेटो की 3B में ये फिगर्स जो है वो चली जाएंगी, और वो चली जाएंगी टेबल 3.1.1 के कॉलम 1 में। और जब आप कॉलम 1 देखेंगे तो वहां पर आपको दिखेगा टैक्स कंप्यूटेशन सीट में ये अमाउंट जो है जोमेटो के तरफ चली जाएगी। तो ये बहुत अच्छी तरीके से डिजाइन किया हुआ फॉर्म है। आपको एक बार में समझ में नहीं भी आएगा तो आप इस वीडियो को रिपीट करके अगर देखेंगे और जब जीएसटी पोर्टल खोल करके देखेंगे, आपको एक एक चीज क्लैरिटी से समझ में आएगी। यहां पर आप अगर पढ़ेंगे तो इको शैल रिपोर्ट ऑल द सप्लाईज ऑन विच दे आर लाइबल टू पे टैक्स अंडर 95। 95 के अंदर सप्लाईज, कौन सी सप्लाईज, वो नोटिफाइड है, अलग से नोटिफिकेशन आएगी। रेस्टोरेंट सर्विस उसमें से एक सर्विस है जो मैं आपको बता रहा हूं। Such supply shall not be reported in any table other than this। इन टेबल्स, इन सप्लाईज को और किसी भी टेबल में रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लाइबिलिटी डायरेक्टली यहीं से बननी है। और लाइबिलिटी किसकी है, जोमेटो वालों। तो सर एक चीज है, एक चीज इसमें कंफ्यूजन ये आ रही होगी कि जैसे मान लो रामू ने जोमेटो के थ्रू श्यामू को बेचा 1000 रुपए का कोई सर्विस, ठीक है। तो ये सप्लाई जो है, ये जो सप्लाई है, ये रामू कहीं डिक्लेयर करेगा, मतलब अगर मान लो B2B है या B2C है, कहीं डिक्लेयर करेगा क्या, जी नहीं, ये कहीं डिक्लेयर नहीं करेगा। ये डिक्लेयर सिर्फ और सिर्फ जोमेटो वाला ही करेगा, क्योंकि जोमेटो वालों के लिए ही कहा गया है कि अगर ये B2B सप्लाई है तो B2B के अंदर कीजिए। ये टेबल 15 में ही बना रखा है इन्होंने, टेबल 15 में ही B2B, B2C, C2B, C2C, ये सारे टेबल्स टेबल 15 के अंदर ही बने हुए। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि रेस्टोरेंट वाला जो ये रामू है इसे अलग से भरना है, इसको तो भरने की जरूरत ही नहीं है, इसने तो टेबल 14B में भर ही दिया है। टेबल 14B में डिस्क्लोज करना था, इसने कर दिया, लाइबिलिटी इसकी है नहीं, तो इसको वहां पर कोई भी फिगर भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनवॉइसिंग जो है वो जोमेटो वाला करके अकॉर्डिंगली इनवॉइस लेवल एंट्री जो है वो करेगा। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं B2B का कॉलम दिया गया है, B2C का कॉलम दिया गया है, C2B का कॉलम दिया गया है, एंड C2C का कॉलम भी दे दिया गया है। और इसी टेबल से जोमेटो वालों की लाइबिलिटी जो है वो डिटरमाइन करी जाएगी। और 3B का टेबल 3.1.1 ब्रैकेट 1 वो जनरेट होगा। अगली लाइन देखिए, the values shall be auto populated in 3.1.1 bracket 1 of the corresponding 3B and such liabilities shall be paid by the e-commerce operator in cash। बहुत ही अच्छा ये लिंकेज बनाया है, और इस फॉर्म को अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो आपकी GSTR1 जो है वो मान के चलिए गलत हो सकती है। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल GST प्लेटफॉर्म को फॉलो कर लीजिएगा। ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक रेगुलरली मिलती रहेंगी। थैंक यू।